हेलो बच्चों, देखिए अब हम क्लास 11th के लिए जो मैथ है उसके लिए वीडियो तैयार करेंगे। तो हम लोग जो है शुरुआत से जो चैप्टर है समुच्चय सिद्धांत, यहाँ से ही आपको वीडियो बनाएंगे और पहले टॉपिक को हम लोग समझाएंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है वीडियो को बार बार देखना। अगर आपके पास किताब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो बच्चे अभी 10th में जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है उनके पास बेटा कोई मटेरियल इस समय नहीं है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें लिखूँगा, उसके बाद तभी उन्हें सोल्व करूँगा और फिर लास्ट में आपको जो एक्सरसाइज है उसको सेंड कर दूँगा। मतलब पहले उसे सोल्व करूँगा, फिर उसको अनसोल्ड भी सेंड करूँगा ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सकें। अदरवाइज़ बेटा जो NCERT का मैथ है वो आप प्ले स्टोर में जाके और उसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और उसमें से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इतने बेटा लॉकडाउन नहीं खुलता है तो इतने हमारी मजबूरी है कि हम लोग आपको ऐसे ही इसी माध्यम के द्वारा ही पढ़ा सकते हैं। इसके बाद बेटा जैसे ही सब कुछ स्थिति अच्छी होगी तब देखते हैं, कोचिंग में भी आपको स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल में बेटा आप लोग जो है इस टॉपिक को पढ़िए और इसे समझिए। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर हमारा है, उसका नाम है बेटा समुच्चय सिद्धांत और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेट थ्योरी। तो ये चैप्टर में सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा बेटा कि समुच्चय अर्थात सेट क्या होता है। तो बेटा समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का मतलब अगर आप समझें सीधे से शब्दों में तो यही होता है जो समूह है, जो ग्रुप है ना, वो समुच्चय हो सकता है। ठीक जैसे आप लोग सपोज करिए अपने घर में हैं, तो आपके घर में आप हैं, आपका भाई बहन है, माता पिता हैं, तो वो एक ग्रुप है। अगर मान लीजिए वो सारे जो प्राणी हैं एक साथ बैठे हैं तो हो सकता है कि वो जो समूह है वो सेट हो। तो अभी आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि कौन सा जो समूह है वो सेट होता है। यानी कि ये तो क्लियर है कि जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे समूह होंगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जितने भी समूह हैं वो सारे के सारे सेट हों। तो डेफिनेशन है बेटा समुच्चय की, सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि बेटा एक ऐसा समूह जिसके पास एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन हो, मतलब जिसके पास एक स्पेशल पहचान हो, उस ग्रुप को ही समुच्चय कहेंगे। जैसे आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो वोवेल हैं उनका संग्रह है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो संग्रह है वो AEIOU है और ये इसके पास एक पहचान है। अगर आप किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो जवाब देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो वोवेल हैं वो है AEIOU। ठीक, इनके अलावा और आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा समूह जिसके पास एक स्पेशल परिभाषा हो, यानी दुनिया के हर व्यक्ति के द्वारा वही परिभाषा दी जाए उस समूह की, तो उस समूह को आप सेट कह सकते हैं। आप कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए हमारे पास ये कुछ और एग्जाम्पल आप इन्हें देखिए। पहला है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह है। यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह है। तो बेटा आप देखिए क्या ये संग्रह है, सेट है? तो इसका जवाब है नहीं। आंसर है नहीं। क्यों नहीं है बेटा इसका आंसर, मतलब क्यों इसका जवाब है नहीं? देखिए भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि आपके मनपसंद 10 लेखक कौन से हैं। तो आपने कहा मुंशी प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा। इस तरीके से बेटे आपने 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम मुझे बता दिए, लेकिन ये तो जरूर ना कि वही 10 लेखक मुझे पसंद हो।
या किसी तीसरे व्यक्ति को पसंद हो, तो यहाँ 10 प्रतिभाशाली जो लेखक हैं उसकी डेफिनेशन अलग अलग हो गई। अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग लेखक बताए जा सकते हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ कॉमन हो, लेकिन डेफिनेशन सबकी एक सी नहीं होगी। ओके, अब देखिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप मान लीजिए अपने विद्यालय BMM इंटर कॉलेज मऊखास में पढ़ते हैं, ठीक, और आपकी कक्षा के जो बालक हैं उसकी एक पहचान है कि ये बालक जो है 11वीं क्लास का है, ये बालक 10वीं क्लास का है। तो अगर मान लीजिए आपकी क्लास के या आपके स्कूल के बालक सारे के सारे एक दूसरे को जानते हों, ठीक है, तो वो जो ग्रुप है उसे देखते हुए आदमी बता देगा ये 11वीं का है भाई, ये 12वीं का है, ये 10वीं का है। तो इसका मतलब ऐसा समूह, मतलब इसके पास डेफिनेशन है। फिर दोबारा से सुनिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। तो आप सोचिए ना, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह है। तो आपकी कक्षा में मान लीजिए 30 बच्चे हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं, 30 के 30 रेगुलर स्कूल आते हैं। तो उन 30 में से किसी भी बच्चे से पूछा जाएगा कि भाई आपकी कक्षा के बच्चों का नाम बताओ, तो सब बता देंगे अलग अलग, सब उन 30 बच्चों का नाम बता देंगे। तो इसका मतलब ये जो है, इसका जवाब है यस, कि ये ग्रुप एक सेट है। अब देखिए नेक्स्ट है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब सोचिए अगर आप पढ़े हैं, लिखे हैं और आपसे पूछा जाए कि 100 से प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप सभी बच्चे जवाब देंगे कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3 और कम कही है तो लास्ट में 99, यानी कि डेफिनेशन आ गई इसके पास। तो इस संग्रह के पास में क्या है, परिभाषा है, तो इसलिए ये भी क्या है, सेट है। अब देखिए बिल्कुल सेम ऐसी विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखिए मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक टाइगर है। अब एक आदमी कह रहा जी मुझे तो कुत्ता भी सबसे खतरनाक लगे, समझ रहे हैं, कोई कह रहा हाथी खतरनाक लगे। तो इसलिए यहाँ ये कहा नहीं जा सकता कि भाई किस व्यक्ति के हिसाब से कौन सा जानवर खतरनाक है। तो यहाँ जो जानवरों का संग्रह है इसके पास में कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है, तो इसलिए बेटा ये संग्रह सेट नहीं है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जितने भी सेट हैं वो सारे के सारे ग्रुप जरूर होंगे, पर जितने ग्रुप हैं वो सब सेट हों यह आवश्यक नहीं है। ठीक है बेटा, और प्रैक्टिस हम करेंगे एक्सरसाइजों में से। अभी इस वीडियो में मैं केवल आप लोगों को जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा, फिर एक्सरसाइज के द्वारा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अब देखिए बेटा सेट नोटेशन क्या होता है। सेट नोटेशन का मतलब होता है सेट को प्रदर्शित कैसे करते हैं। देखिए सेट को प्रदर्शित करने का, जब आप सेट को प्रदर्शित करेंगे तो आप याद रखिए इस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को एलिमेंट को रखना पड़ेगा। इसे बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। मंजिला कोष्टक अंग्रेजी में बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और जब आप सेट को प्रदर्शित करते हैं तो ये भी ध्यान रखते हैं कि अंग्रेजी के वर्णमाला जो बड़े अक्षर हैं उनके द्वारा आप व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रखा ए के द्वारा, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर आपने मान लीजिए कोई सेट लिख दिया कि भाई 1 2 3 4 5, ये केवल ग्रुप है, ये सेट नहीं है। ये सेट तभी बनेगा जब आप इस पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। अब बेटा ये जो अंदर एलिमेंट आते हैं इन्हें बोलते हैं हम सेट के एलिमेंट। यानी ये क्या है, एलिमेंट। मतलब केवल एक ही नहीं, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये सब एलिमेंट है। ओके बेटा, अब इसके अलावा बेटे ये कुछ संकेत हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। ये जो 2 बिंदी सी हैं इन्हें कहते हैं सच दैट, और इसका मतलब होता है इस प्रकार से है कि, ठीक है। और इसे वैसे बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, और ये प्रदर्शित करता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है मेंबर होना। ठीक, जैसे आप अपने घर को बिलोंग करते हैं तो आप अपने घर के एक सदस्य हैं। ठीक, मान के चलिए आपका नाम सचिन है और सपोज करिए आपका जो घर है उसका नाम ए है, तो आप कहेंगे कि सचिन बिलोंग्स टू ए, यानी कि सचिन ए का एक मेंबर है। ठीक, इसे पढ़ते हैं यूनियन, इसे पढ़ते हैं इंटरसेक्शन, इसे पढ़ते हैं सबसेट।
सबसेट का मतलब होता है सेट का बेटा। यानी कि सपोज करिए एक सेट है 1 2 3 4 और इसमें से हमने एक सेट निकाल लिया 2 और 3 का, तो हम ये कहेंगे कि B जो है वो बेटा है A का, यानी कि B सबसेट है A का, क्योंकि B A में से निकला है तो हम कहेंगे B A का क्या है, सबसेट। इसे पढ़ते हैं बेटा फाई और इसे पढ़ते हैं बेटा इम्प्लाइज दैट। ठीक, अब हम आपको सिखाते हैं सेट को लिखने की विधियाँ क्या क्या। तो बेटा सेट लिखने की 2 विधि होती हैं। एक का नाम होता है रोस्टर विधि, इसे हम सारणीबद्ध विधि या सूची विधि के नाम से भी जानते हैं। यहाँ रोस्टर जो है वो मैथमेटिशियन का नाम है। तो बेटा इसे ऐसे याद रख लेना, रोस्टर ने सारणी की सूची बनाई, यानी कि सारणी या सूची या रोस्टर विधि एक ही बात है। तो कई बार बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह जाता है कि यार सारणी विधि कौन सी होती है, सूची विधि कौन सी होती है। ये तीनों बेटा एक ही बात है, आप याद रखिए। और इतना भी याद रख लीजिए कि ये चैप्टर एज ए एग्ज़ाम केवल आपका 11th क्लास नहीं, जब आप कोई कंपटीशन देंगे तो उसमें सेट थ्योरी की जो भूमिका होती है वो बहुत ही अहम होती है। और सेट थ्योरी में से हमेशा ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को बता सकूँ। लेकिन बेटा फिर भी आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। किताब अगर आपके पास जब मिल जाएंगी तो उन्हें पढ़ना, एक्सरसाइज उनमें से भी करना और जो हम कराएंगे उन्हें भी करना। तो बेटा देखिए, अगर मान लीजिए आपको कोई समूह दिया जाए कि भाई एक समूह है, एक समुच्चय में, ठीक है, 7 या 7 से कम 7 या 7 से कम विषम संख्याओं का संग्रह। ठीक है, एक संग्रह क्या है आपके पास में, एक समुच्चय है 7 से कम विषम संख्याओं का सेट। ठीक, तो वही यही तो संख्या है 1 3 5 7। ठीक, तो इस तरीके से जो लिखने की विधि है इसे बोलते हैं हम रोस्टर या सारणीबद्ध या सूची विधि। अब दूसरी होती है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अगर मान लीजिए आपको कोई सेट दे रखा है इस तरीके से, यदि समुच्चय ए के अवयव 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x सच दैट x 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। यानी कि जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके से लिखने को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है कि 2 तरीके से हम लोग समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। अब बेटा कुछ और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। देखिए हमारे पास मान लीजिए यहाँ लिख रहा है 1, ओके, और बेटा यहाँ आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ हमें दे दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमसे कहा जाए कि क्या एक इस सेट का मेंबर है, तो आप कहेंगे यस, एक इसका मेंबर है। और यहाँ पर इस तरीके से सिंबल भर देंगे, इसे पढ़ते हैं एफ साइलन नोट, एफ साइलन पढ़ते हैं इसे, एफ साइलन पढ़ते हैं। और ऐसा ही एक जो ग्रीक अक्षर है आप लोग जो हैं फिजिक्स में पढ़ेंगे बेटा 12th में। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा 7, तो 7 क्या इसका मेंबर है, आप कहेंगे नहीं, 7 इसका मेंबर नहीं है। तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बेटा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले समुच्चय के प्रकार और एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज ये आपको कराएंगे। आप वीडियो को बार बार देखना और कोशिश करना बेटा कि ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जब भी मैं आपको 11th की वीडियो भेजूँ तो आप सभी बच्चों को तुरंत पता चल जाए। तो आपको ये काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो लगातार मिले। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।